गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? यानी संविधान की व्याख्या। यह चीज याद रखनी है हमें कि संविधान से संबंधित दो मुद्दे आते हैं। एक आता है संविधान में संशोधन, और दूसरा आता है संविधान की व्याख्या। तो देखिए, जो संविधान है उसमें संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई। इसको दी गई है सिर्फ और सिर्फ संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट राज्य में होते हैं, लेकिन ये संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ विधानसभा राज्य में होती हैं, लेकिन वो संविधान की संशोधन नहीं कर सकती हैं। यानी कि विधानसभा जो कि किस में होती है? राज्य में होती है, ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? सिर्फ संसद। तो हमारा प्रश्न के अनुसार उत्तर होता है डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। क्लियर है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, लेकिन उसी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। दोनों को यह शक्ति प्राप्त है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु चाहिए होती है। देखिए, हमारी जो संसद है, इस संसद के दो भाग हैं। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु चाहिए, और जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु चाहिए। क्लियर है? ठीक इसी तरह से हमारे यहां चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय के जिनमें पंचायती राज, नगरीय प्रशासन आ जाता है, उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए होती है। यही हम कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात कर लें, तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें और राज्यपाल की बात करें, तो इनके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितनी दी गई है? 35 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तब बन सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तब बन सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लोकसभा का तब बन सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। ऐसे ही विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष ही न्यूनतम आयु दी गई है। तो विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं, और विधायक को एमएलए बोला जाता है। और संसद में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं, और सांसद को बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी राज्यसभा के एमपी को 30 साल, लोकसभा के एमपी को 25 साल, विधायक यानी एमएलए को भी 25 साल, पंच, सरपंच, स्थानीय निकायों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अच्छा, अब कहीं भी बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री,
इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, हम सीएम की बात करें तो सीएम क्या होता है? विधायक होता है, और विधायक के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 साल। यानी कोई व्यक्ति 25 साल की एज में भी विधायक बनता है तो वो सीएम भी बन सकता है। अब पीएम, प्राइम मिनिस्टर, अब पीएम जो बनता है वो या तो राज्यसभा का हो सकता है या लोकसभा का हो सकता है। तो अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी लोकसभा से हैं। अगर इससे पहले हम बात करें कि सरदार मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से थे। तो कोई व्यक्ति राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य हो, वो पीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब इनमें से कम एज किसकी है? लोकसभा की है। तो यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम कितनी एज चाहिए? 25 वर्ष। तो पीएम हो या सीएम हो, दोनों के लिए अगर न्यूनतम एज पूछी जाए तो डायरेक्ट कहीं नहीं दी गई है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, इसका मतलब निकाल सकते हैं कि दोनों के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? 25 साल। तो यहाँ क्लियर है कि अलग अलग पदों के लिए न्यूनतम आयु अलग अलग दी गई है। यही आपको बता दें कि ये सब उम्मीदवार के लिए है। ये सारी जो न्यूनतम उम्र है वो किसके लिए दी गई है? उम्मीदवार बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए। जबकि वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और ये हमने जो पढ़ी अब तक ऊपर क्या है? ये उम्मीदवार बनने के लिए है। यानी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, राज्यपाल का उम्मीदवार बनने के लिए, सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, इनका उम्मीदवार बनने के लिए कितनी एज चाहिए? जो यहाँ दी गई है। लेकिन वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का इतने वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा जो है, अभी हम पढ़ रहे हैं संसद, और संसद में अभी हमने पढ़ा कि एक तरफ राज्यसभा है और एक तरफ लोकसभा है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, मतलब ये परमानेंट हाउस है, इसका भंग नहीं किया जाता, ये निश्चित रूप से चलता रहता है। इसका चलने की क्या प्रक्रिया है? एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं और 2 नए आ जाते हैं, एक तिहाई नए आ जाते हैं। यानी एक तिहाई रिटायर हुए, एक तिहाई नए आ गए, फिर 2 साल बाद एक तिहाई रिटायर हुए, एक तिहाई फिर नए आ गए। तो इस तरह करके ये नियमित रूप से चलता रहता है। जबकि लोकसभा है वो नियमित रूप से नहीं चलता है, इसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहें तो इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, या जो पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री बना हुआ है अगर वो बहुमत खो दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं, या सरकार राष्ट्रपति को सिफारिश करे 5 साल से पहले भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकते हैं। अन्यथा अन्यथा जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होती है उससे लेकर 5 साल तक का इसका कार्यकाल होता है। अब यहां 2 चीजें हम समझते हैं। ये किसका कार्यकाल है? सदन। सदन कौन सा? लोकसभा। और दूसरा इसका सदस्य, लोकसभा का सदस्य, उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और उसके सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। जबकि अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल खुद का, सदन का, अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों है? क्योंकि ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं किया जाता है, मतलब नियमित रूप से चलता रहता है, तो इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। जबकि इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है और पूछता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, और पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 6 वर्ष। तो गलती मत करना, 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है,
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। क्लियर है? राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित है, वो तो स्थायी सदन है, तो उसका तो कोई कार्यकाल निश्चित है ही नहीं। उसके सदस्य का 6 वर्ष है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे धैर्य से पढ़ें और उसका मीनिंग समझें कि वो राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है या राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें यहाँ पर, तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है, अगर आपातकाल लगा हुआ है अनुच्छेद 352 के अनुसार, यानी यूं कहूं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस तरह से एक एक बार करके एक एक वर्ष कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है और इसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा भी किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो एक बार में 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, अगली बार में फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर अगली बार में फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह करके अनंत काल तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया है, अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो उसके बाद 6 माह से ज्यादा 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है समझें? मान लीजिए 1 जनवरी को इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 30 जनवरी को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया। तो अब 1 वर्ष के हिसाब से तो 31 दिसंबर तक चलना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उस 1 साल को पूरा करना जरूरी नहीं है। उसके बाद अधिकतम 6 माह तक ही चल सकता है, उससे अधिक नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया और अभी 11 महीने बचे हुए तो 11 महीने तक ही लोकसभा को चलाना है, नहीं, अधिकतम 6 माह तक चला सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक एक साल करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाए तो कार्यकाल उसके बाद अधिकतम 6 महीने तक ही चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे 1 साल तक खींचा जाए। क्लियर है? यहां पर तो लोकसभा के कार्यकाल के बारे में ये जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहां हम समझें कि पीठासीन अधिकारी, जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, इसका मतलब क्या है? जो उस सदन का हेड हो, जो उस सदन का हेड हो। जैसे देखिए ये सदन की कार्यवाही चल रही है और यहाँ सामने सीट होती हैं एमपी की, एमपी यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ पर एक हेड होता है उसका, और जो हेड इनको सबको कंट्रोल करता रहता है। तो कोई भी जब सदन चलेगा तो उसका एक कोई हेड जरूर होगा। तो जब लोकसभा का कार्यवाही चलती है तो लोकसभा का जो हेड होता है, जो पीठ पर, इस पीठ यानी इस सीट पर जो आसीन होता है, उसे बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या लोकसभा के हेड को लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो कि राजस्थान के कोटा से हैं और ये लगातार दूसरी बार लगातार दूसरी बार क्या है, ये लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है? अब राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का हेड या पीठासीन अधिकारी, उसे क्या बोला जाता है? सभापति बोला जाता है। याद रखिएगा,
लोकसभा में बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में बोला जाता है सभापति। और ये सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं ये? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा का हेड लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का हेड सभापति होगा जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अब जहां राज्यसभा में ही उपसभापति होते हैं तो सभापति है वहां उपसभापति, और जहां अध्यक्ष है वहां उपाध्यक्ष। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है। क्लियर है? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को हम क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे। आगे देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता किस संविधान से ली गई? तो सबसे पहले हम देखें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए। इनकी विशेषता क्या है? ये नीति क्या है? नीति का मतलब होता है कानून। कानून बनाने के लिए निर्देश, यानी यूं कहूं कि निर्देश। तो मतलब हमारे संविधान में सरकार को, यानी राज्य को, राज्य यूं समझिए सरकार जो कानून बनाता है, राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो कानून बनाते समय, नीति बनाते समय इनका ध्यान रखे, मतलब इनको ध्यान में रखते हुए नीति बनाए। तो सरकार जब कानून बनाती है तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में हमारे में लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। ये गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, इसके लिए, राज्य के लिए यानी सरकार के लिए हैं कि उन्हें कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। धार्मिक विषयों का प्रबंधन। तो धार्मिक विषयों का प्रबंधन, तो देखिए हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या दिए गए हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, 7 ग्रुप में, 7 समूहों में बांटा गया है, जिनमें से एक समूह डिलीट कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने, उसकी पद्धतियों को अपनाने और उसका प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई समुदाय अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट, प्रबंधन खुद कर सकता है। 27 में दे रखा है धार्मिक कर की मनाही, धार्मिक कर की मनाही, मतलब राज्य यानी सरकार कोई ऐसा कर नहीं ले सकती जो किसी धर्म विशेष के विकास में लगाया जाए। मतलब धार्मिक कर, जैसे जजिया वगैरह पहले मध्यकाल में लिए जाते थे, इस तरह का कोई भी धार्मिक कर सरकार नहीं लगा सकती है। और 28 में बात करें तो राजकीय शिक्षण संस्थान, राजकीय शिक्षण संस्थान
इनमें धार्मिक शिक्षा निषेध की गई। धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है, मतलब जो सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त या सरकार के धन से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से 4 अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हैं, और ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। तो प्रश्न में पूछा गया है कि धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन, तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में अगर हमारे देश में बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। एक हो गया दिल्ली, जिसका उच्च न्यायालय 1966 में बना। दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनका एक उच्च न्यायालय है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और ये उच्च न्यायालय 1928 का बना हुआ है। तो यानी अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। अब प्रश्न के अनुसार जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर सी सही होगा, दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय 1966 का बना हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 से कार्यरत है। आगे देखें, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, अभी हम पढ़ चुके हैं, 1966 में की गई थी। आगे बढ़ें, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, अब देखिए रंगराजन जो समिति है, ये योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा 2012 में बनाई गई। इसका कार्य क्या था? गरीबी का अनुमान लगाना, यानी कि गरीबी हमारे देश में गरीबी किस स्तर पर है, किसको हम गरीबी का पैमाना माने, उस आधार पर रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो इसका गठन किया गया योजना आयोग द्वारा 2012 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2014 में। ध्यान रहे कि योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है और अब योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग। तो अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, क्या है? नीति आयोग है। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी परिवर्तित होते हुए राष्ट्र का राष्ट्रीय संस्थान। संस्थान क्लियर है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग है। तो रंगराजन समिति है वो किससे संबंधित हुई? गरीबी के अनुमान से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले हम समझें कि जैसे हमने देखा संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। ठीक ऐसे ही राज्य में भी 2 सदन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही। तो एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधान सभा। तो जैसे लोकसभा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जाती है, वैसे ही विधानसभा भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जाती है। अब प्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या है कि जनता जिसकी एज 18 वर्ष हो,
जनता जिसकी एज 18 वर्ष हो वो वोट डाले तो उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष मतदान बोलेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में प्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में कैसा मतदान होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी जनता नहीं देती है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। तो हम विधान परिषद की यहां बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद है वो राज्य में होती है, और वर्तमान में हमारे देश में सिर्फ 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। कितने राज्यों के पास है? सिर्फ 6 राज्य। हम सिस्टम से समझे इन्हें। एक हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार। तीसरा हम समझें आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला तेलंगाना। तीसरा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से पास ही कर्नाटक। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 के पास वर्तमान में विधान परिषद है, और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 169 के अनुसार होती है, और विधानसभा अनुच्छेद 170 के अनुसार। तो विधान सभा में एक लिमिट दी गई है। तो विधानसभा की सीमा क्या दी गई है कि अधिकतम सदस्य तो इसमें 500 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें 60 सदस्य। जबकि विधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें भी सीटों की सीमा दी गई है, और सीटों की सीमा के हिसाब से अधिकतम इसमें कितने सीट हो सकती हैं? तो अधिकतम हो सकती हैं विधानसभा में जितनी सीट उनका 1/3, 1/3 भाग। और न्यूनतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो न्यूनतम सीट हो सकती हैं 40। अब 1/3 का मतलब यहां पर क्या निकल कर आता है? मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जितनी है उसमें 3 का भाग दे दें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें हम, तो राजस्थान की विधानसभा है, उसमें 200 सीट है। तो अगर वहां पर विधान परिषद बनती है तो उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हम 200 में 3 का भाग, इतने अधिकतम सदस्य वहां पर हो सकते हैं। क्लियर है? तो संसद में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद और विधानसभा हो सकती है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। तो विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। क्लियर है? तो हमारे प्रश्न के अनुसार पूछा गया है विधान परिषद में राज्य की विधानसभा का सदस्यों की कुल संख्या का कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 1/3 हो सकते हैं। अब यहां पर हम विधान परिषद के बारे में थोड़ा और समझें। देखिए, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अनुसार होती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद दी गई है। इसमें कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ निर्वाचित होते हैं। तो कुछ मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत कितने होते हैं? तो मनोनीत होते हैं 1/6 भाग। 1/6 भाग मनोनीत और 5/6 भाग निर्वाचित। क्लियर हुआ? तो मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग तो मनोनीत होगा। अब मनोनीत कौन करेंगे इनको? मनोनीत कौन करेंगे इनको? तो इनको मनोनीत करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा
मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य। अब दूसरा उसी के साथ हम बात करें कि बाकी जो सदस्य होते हैं उनका किस आधार पर विभाजन किया गया है। तो अगर हम देखें तो 5/6 सदस्यों में से 1/3 1/3 सदस्यों को एमएलए चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को एमएलए चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगरीय सुशासन इनके द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को चुना जाता है जो शिक्षक हैं 10th या उससे ऊपर की क्लासों के जो शिक्षक हैं वो चुनते हैं। और 1/12 सदस्यों को चुना जाता है ग्रेजुएट द्वारा यानी स्नातकों द्वारा, स्नातक द्वारा। तो इस तरह करके 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा। देखिए विधान परिषद का क्या कंसेप्ट होता है कि विधान परिषद बनाने और बिगाड़ने के लिए राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, यानी विशेष बहुमत के साथ। तो विशेष बहुमत के साथ पारित करती है और उसे भेजती है संसद को। संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करती है। इससे करती है साधारण बहुमत से पारित करती है और साधारण बहुमत से पारित करने के बाद वो यस कर सकती है। यानी कि विधानसभा पर निर्भर करेगा कि विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी। यानी विधानसभा की इच्छा हुई कि विधान परिषद होनी चाहिए तो वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, संसद को भेज देगी, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी और विधान परिषद बना दी जाएगी। लेकिन विधान परिषद बनी हुई है और विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद नहीं रहनी चाहिए, तो विधानसभा क्या करेगी, फिर से एक प्रस्ताव लाएगी, विशेष बहुमत से पारित करेगी, संसद को भेज देगी और संसद साधारण बहुमत से पारित करेगी और बोल देगी कि ठीक है, अब की बार नो कर देगी, यानी कि अब विधान परिषद नहीं रहेगी। तो यानी विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी वो किस पर निर्भर करता है, विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि राज्य की विधानसभा तो इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, लेकिन संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन होता है और इसके अनुसार दो तरह के संशोधन होते हैं। एक होता है विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य। अब जबकि ये साधारण बहुमत से पारित हो रहा है तो हमारे संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, उनको उनको अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार कितने तरह के संशोधन हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार कितनी तरह के संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए 368 के अनुसार कितनी तरह के संशोधन हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से पारित हो प्लस 50% राज्य भी उसे अप्रूव करें, समर्थन करें उसका, तो दो तरह के हो गए। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं और ये दोनों के दोनों विशेष बहुमत से होंगे। तीसरा, संविधान में दो तो ये दे रखे हैं, तीसरा आता है साधारण बहुमत। तो कुछ अनुच्छेद में ऐसे हैं
जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 ए। ये कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि इनमें संशोधन साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से होता है, और इसीलिए इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो मतलब हमारे संविधान के अनुसार संशोधन कितनी तरह का हो सकता है? दो तो 368 के अनुसार और एक साधारण बहुमत के अनुसार, तो 3 तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए यहां अलग अलग तरह के मल्टीपल क्वेश्चन हमारे सामने तैयार हो गए हैं। तो इस टॉपिक को हम फिर से दोबारा देखते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा हमने देख लिया है कि विधानसभा के लिए अधिकतम सीमा कितनी है, न्यूनतम सीमा कितनी है, विधान परिषद के लिए अधिकतम सीमा कितनी है और न्यूनतम सीमा कितनी है, कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, ये भी हमने समझ लिया है। यहां समझते हैं कि विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी, ये किस पर निर्भर करेगा? विधानसभा पर। विधानसभा विशेष बहुमत से भेजेगी, संसद साधारण बहुमत से पास करेगी, और इस तरह से करके विधान परिषद बनाई जा सकती है और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अब जो विधान परिषद बनेगी उसके 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे राज्यपाल द्वारा, 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे जनता द्वारा। अब जनता का सी अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, यानी 1/3 एमएलए चुनेंगे, 1/3 लोगों को स्थानीय निकाय के लोग चुनेंगे, यानी पंचायतों के लोग और नगरीय प्रशासन के लोग। 1/12 सदस्यों को 10वीं या उससे ऊपर के शिक्षक चुनेंगे और 1/12 सदस्यों को उस राज्य के स्नातक चुनेंगे, ग्रेजुएट स्नातक चुनेंगे। अब बात आती है कि हमारे संविधान में संशोधन कितने तरह के हो सकते हैं? संविधान में संशोधन 3 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के तो वो जो 368 में दिए हुए हैं, और एक तरह का वो जो साधारण बहुमत से पारित होता है। तो हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169 और 239 ए। इनमें संशोधन है जो साधारण बहुमत से होता है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है विदेशी राज्य, यानी कोई विदेशी हिस्सा भारत में शामिल होना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के अनुसार शामिल हो सकता है। ऐसा एक हिस्सा सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। तो अगर भविष्य में पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई हिस्सा भारत में शामिल होना चाहे तो वो किसके अनुसार शामिल होगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार। अनुच्छेद 3 में आता है जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनके नाम, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य बनाना, पुराने राज्यों को समाप्त करना, वो सारा अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 169 हम पढ़ चुके हैं, इसमें विधान परिषद का बनना और बिगड़ना आता है। अनुच्छेद 239 ए में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, खास करके दिल्ली। तो इनसे संबंधित संशोधन कैसे होंगे? साधारण बहुमत से पारित होते हैं। आगे हम देखें कि गर्भ के चिकित्सकीय समाप संशोधन विधेयक, जिसे एमटीपी बोला जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन में सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। ये किस चीज की सीमा है? गर्भपात की ऊपरी, यानी न्यायपालिका की अनुमति से कोई गर्भपात कराया जा सकता है तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? अब 24 सप्ताह, यानी 24 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात कराया जा सकता है न्यायपालिका की अनुमति से, उससे ऊपर की सीमा नहीं है। आगे बढ़े हम। हमारा संविधान संविधान सभा द्वारा, तो पहली चीज तो हमारा संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? कब अपनाया? इस सवाल के जवाब के लिए हम अपने संविधान की प्रस्तावना देख लेते हैं। तो प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में साफ साफ लिख रखा है अपनी इस संविधान सभा में आज, आज कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है। प्रस्तावना यानी उद्देश्य का एक ही बात है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में दिया हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था।
तो यहां पर 1950 ना होकर 1949 सही होगा। अच्छा, यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, उसे हम समझते हैं। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो उसे 2 महीने तक क्यों रोके रखा और 26 जनवरी 1950 को ही इसे क्यों लागू किया गया था? तो इस सवाल के जवाब के लिए हम पीछे चलते हैं। तो देखिए, 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, और लाहौर में रावी नदी के तट पर, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर यह डिसाइड किया गया कि अगले साल यानी 1930 से हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से ही भारत में 1930 से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अब 1947 आ गया, और 1947 को हमारा स्वतंत्रता दिवस बन गया 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। अब स्वतंत्रता दिवस तो बन गया 15 अगस्त। तो अब 26 जनवरी को क्या वैल्यू दें, क्या सम्मान दें, क्योंकि उस दिन हम लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इसलिए इस 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान को 26 नवंबर को बनने के बावजूद भी 2 महीने रोके रखा गया, और उसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950। तो क्लियर हुआ 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस इस दिन ना मना सके कोई बात नहीं, इस दिन कम से कम गणतंत्र दिवस तो मना सकेंगे, कम से कम गणतंत्र दिवस तो मना सकेंगे। इस तरह से 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बन गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बन गया था, तो पूरा संविधान तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसके 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। क्लियर है? हमारा संविधान कब बनकर रेडी हो गया? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। उसे लागू किया कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या था? क्योंकि हम 26 जनवरी को 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। उस दिन को सम्मान देना था। तो सम्मान स्वतंत्रता दिवस का ना दे सके कोई बात नहीं, तो हम गणतंत्र दिवस का सम्मान उसे देने के लिए संविधान को 2 महीने रोके रखा गया। आगे बढ़े। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम समझे कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो देखिए, हमारे यहां संसद है, और संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों में ही जो बैठने वाले सदस्य हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सांसद, एमपी। क्या बोलते हैं? सांसद, एमपी। अब इन एमपी में से कुछ एमपी तो वो होते हैं जो मंत्री बन जाते हैं, और कुछ सिर्फ एमपी रह जाते हैं। यानी कुछ सांसद तो मंत्री बन जाते हैं, और कुछ सांसद सिर्फ एमपी रह जाते हैं। तो जो ये मंत्री बन जाते हैं, इनका हेड कौन होता है? इनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री सहित इसको इसको क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद। इसी को बोला जाता है कार्यपालिका, और इसी को बोला जाता है सरकार। तो सरकार कहो, कार्यपालिका कहो, मंत्री परिषद कहो, एक ही बात है। अब इसके लिए एक सीमा तय की गई है। अब हमारी संसद में, जैसे लोकसभा,
सरकार किसके आधार पर बनती है? लोकसभा के आधार पर बनती है। तो लोकसभा में कुल सीट 552 है। 552 में से 2 सीट एंग्लो इंडियन की हटा दी गई हैं, या यूं कहूं कि इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। 2 सीट यहां कम हो गई और 5 सीट खाली हैं। क्लियर है? तो टोटल हमारे पास एक्चुअल में कितनी थी? 545 सीट थी, 7 सीट खाली थी। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन की हट चुकी हैं। तो अब कितनी सीट बची? 543। तो हमारी लोकसभा में 543 सीटों पर वोट डाले जाते हैं। तो चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 543 सीटों पर होता है। अब 543 सीटों पर जब चुनाव होता है तो इन 543 में से जो एमपी हैं उनकी एक लिमिट बनाई गई है कि ऐसा नहीं है कि 543 में से 200 लोगों को मंत्री बना दिया, 300 लोगों को मंत्री बना दिया। इससे क्या होगा कि देश पर खर्चे पर लोड बढ़ेगा। तो इसलिए एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। और इस आधार पर तय किया गया कि 15% अधिकतम सीट रहेंगी। कितनी रहेंगी? अधिकतम 15% रहेंगी। किसकी? लोकसभा की। लोकसभा की यानी लोकसभा की जितनी सीट होंगी, 543 है जैसे यहां, तो उनका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये किसके बारे में दिया गया है? ये सीमा दी गई है लोकसभा के बारे में। अगर यही हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के बारे में भी सेम है, 15%। 15%, लेकिन मिनिमम 12 सदस्य। 15% तो रहेगी, लेकिन कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। मंत्री परिषद में कम से कम 12 सदस्य हो और अधिकतम कितना हो? 15%। अच्छा, दिल्ली के बारे में अलग प्रावधान है। तो दिल्ली के लिए ये लिमिट है 10%। कितनी है? 10%। तो दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 हैं। 70। तो 70 का 10% हम निकालें तो कितना आता है? 7। तो मतलब दिल्ली में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 7 मंत्री हो सकते हैं। किसके सहित? सीएम सहित। सीएम सहित 7 मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया और इसमें 2003 में क्या किया गया? तय किया गया कि मंत्री परिषद है उसका आकार केंद्र सरकार में 15% रहेगा। 15% किसका? लोकसभा की सीटों का 15%। इसी तरह से राज्यसभा में भी 15% किया गया निर्धारित। किसका? विधानसभा की सीटों का। तो विधानसभा की अगर हम राजस्थान का उदाहरण लें तो विधानसभा की 200 सीट है, तो 200 सीटों का 15% निकालते हैं तो निकल कर आता है 30। यानी राजस्थान में 30 सीएम सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। लेकिन न्यूनतम कितने रहेंगे? न्यूनतम 12 रहेंगे। न्यूनतम राज्यों में कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। लेकिन दिल्ली के मामले में ये समय सीमा सदस्यों की सिर्फ कितनी है? 10%। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम फिर आगे डिटेल से इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।